जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे। ये चैप्टर 32 है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत किताब का। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। अब हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो देखा था। ये समझ लीजिए कि उसकी रेप्लिका है, पूरा का पूरा सेम है। जहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ गवर्नर, जहाँ चीफ मिनिस्टर है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ चीफ मिनिस्टर। तो ये सब कुछ सेम रहने वाला है, पैटर्न सब कुछ सेम है। थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि अगर आपने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो वीडियो देखा है, वो मैंने डिटेल में कवर किया था, तो आपको लगेगा कि रिवीजन ही शुरू है उस चैप्टर की। तो शुरू करते हैं हम। तो जैसे कि सेंटर जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से यहाँ पर स्टेट चलता है। तो यहाँ पर जैसे कि सेंट्रल के जो मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि हमारे नक्शे कदम पर आप नहीं चले तो हम कड़ी निंदा करेंगे। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पैटर्न पर बेस्ड है। तो उसी तरीके से जो स्टेट है, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, तो स्टेट को भी उतनी ही पावर, उसी तरीके से पावर जो है वो मिली हुई है जिस तरीके से सेंटर को मिली हुई है। तो स्टेट में भी सेम तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। अब यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है, लेकिन एज़ पर आर्टिकल 163 वो डील करता है स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और 164 जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, ओथ ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से हम डिटेल में ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 163 के हिसाब से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो हमेशा रहने चाहिए एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। अब यहाँ पर देखिए, एक फटाफट हम ओवरलुक देखने वाले हैं ये सब, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब जो है वो कवर किया है हमने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ये भी उतनी ही डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हमेशा ये याद रखिए, ये जो फोटो रहेगा ये गवर्नर का रहेगा, और ये जो फोटो रहेगा ये एक नेता मतलब चीफ मिनिस्टर का रहेगा। तो इतने आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो हमेशा रहने वाले हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड है वो कौन रहने वाले हैं, तो ऑब्वियस है चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं। सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब ये हेड रहने वाले हैं, और ये किस लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। अब गवर्नर को जो है उनकी एड एंड एडवाइस हमेशा लगने वाली है। अब जो प्रेसिडेंट है उनके लिए हमेशा ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है। मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज, जो हमारे राष्ट्रपति है उनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं मिली हुई है कि वो अपने मन मुताबिक यहाँ पर काम कर सके। लेकिन वैसा सिनारियो हमें गवर्नर के केस में देखने को नहीं मिलता है। हमने जब गवर्नर चैप्टर देखा था, गवर्नर पे जब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था कि गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर और सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर दोनों हमारे गवर्नर को मिले हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसे मैटर्स जिसमें गवर्नर को छूट है कि वो अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से काम कर सकते हैं, वो छोड़कर बाकी जितनी मैटर्स है उसमें एड एंड एडवाइस जो है गवर्नर को लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब डिस्क्रिशन, कोई भी मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशन में आता है या नहीं, ये कौन डिसाइड करने वाला है, तो ऑब्वियस है खुद गवर्नर डिसाइड करने वाले हैं। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं आज रात 8 बजे, गवर्नर बोल रहे हैं समझ गया, मतलब यहाँ पर क्या एड एंड एडवाइस देने वाले हैं कि आज रात को 8 बजे कुछ होने वाला है, और यहाँ पर गवर्नर जो अपने आप समझ गए हैं। अब ये जो कॉल आउट्स है ये केवल और केवल एक जो हम बोलते हैं ना कि सिर्फ काल्पनिक है, इसका किसी भी रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, और अगर संबंध पाया जाता है तो वो केवल एक काल्पनिक रहेगा। खैर, तो आगे चलते हैं कि जो कोर्ट है उसमें अब जो भी एड एंड एडवाइस देंगे गवर्नर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एड एंड एडवाइस देंगे, ये किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये भी ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं आर्टिकल 75। अब अदर प्रोविजंस यहाँ पर क्या क्या है, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कौन करता है चीफ मिनिस्टर को, तो गवर्नर करते हैं। अब गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं क्या, हमने चीफ मिनिस्टर चैप्टर जो है जब हमने वो देखा था उसमें हमने क्लियरली देखा है कि किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ सीएम। मतलब जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उसी के जो लीडर रहेंगे उन्हें यहाँ पर चीफ मिनिस्टर करके अपॉइंट करेंगे। अब बाकी जो मेंबर्स हैं, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करने वाला है, तो उन्हें भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे। यहाँ पर गलती से प्रेसिडेंट जो है वो आ गया है, लेकिन उन्हें भी गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं। यहाँ स्टेट की बात हो रही है, तो बाकी भी मिनिस्टर्स बाय गवर्नर, ये ध्यान में रखिए, ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर।
तो यहाँ पर जो सेंटर है उसका यहाँ पर छप गया है। तो यहाँ पर अदर मिनिस्टर जो है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो अदर मिनिस्टर्स है वो बाय द गवर्नर, एडवाइस कौन देगा यहाँ पर? चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर बताएंगे किसे यहाँ पर अपॉइंट करना है एज अ मिनिस्टर। अब टोटल मिनिस्टर जो है 15% स्ट्रेंथ रहनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, 15% रहनी चाहिए टोटल जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब हर स्टेट का वैरी होता है, बराबर है, तो जो स्टेट का जितना है उसका 15% जो है उतनी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए मैक्स टू मैक्स, और मिनिमम जो है 12 से कम नहीं रहना चाहिए। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। और जो भी मेंबर डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, अब डिस्क्वालीफाइड मेंबर जो है वो यहाँ पर मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये भी ध्यान में रखना है आपको। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। अब मिनिस्टर जो है कब तक होल्ड करते हैं अपना ऑफिस? तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब यहाँ पर गवर्नर का जो प्लेजर है वो गवर्नर के प्लेजर के हिसाब से रहेगा क्या? तो नहीं, जब तक वो मेजोरिटी अपनी स्थापित करके रखते हैं तब तक वो यहाँ पर मिनिस्टर जो है बने रहेंगे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसको है? तो लेजिस्लेचर को है, लेजिस्लेटिव असेंबली को है। उसी के साथ साथ सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो लेजिस्लेचर जो है वो यहाँ पर देखता है कितने सैलरी देना है, कितना अलाउंसेस देना है। अब मिनिस्टर जो है वो अगर मेंबर नहीं होते हैं हाउस के 6 मंथ्स तक, अब ऑब्वियस है कि जो भी मिनिस्टर बनने वाले हैं वो किसी न किसी हाउस के मेंबर रहना ज़रूरी है, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के। लेकिन ऐसा कोई मेंबर मिनिस्टर बन सकता है क्या जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का मेंबर ना हो? हमने जब प्राइम मिनिस्टर चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा था कि हाँ बन सकते हैं, लेकिन जैसे हमने बाहुबली देखा था कि बाहुबली जो है वो बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, भले ही वो दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें चुनकर आना पड़ेगा, किसी न किसी हाउस का जो है वो मेंबर बनना पड़ेगा। अब इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज। अब यहाँ पर मिनिस्टर इंचार्ज रहने वाले हैं ट्राइबल वेलफेयर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। who may in addition be in charge of welfare of the scheduled caste and backward classes और एनी अदर वर्क। अब यहाँ पर ये कौन रहने वाले हैं? ये एडिशनली इंचार्ज रहने वाले हैं। किस लिए? तो वेलफेयर, किसका वेलफेयर होना चाहिए यहाँ पर? शेड्यूल कास्ट और बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, ठीक है। अब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस रहने वाले हैं किसके नाम पर रहने वाले हैं? स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस रहेंगे किसके नाम पर रहेंगे? तो ऑब्वियस है वो गवर्नर के नाम पर रहने वाले। उसी के साथ साथ गवर्नर जो है वो रूल्स यहाँ पर बना सकते हैं। अब रूल्स किस लिए बनाएंगे वो? ताकि अच्छा कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन जो है वो हो सके यहाँ पर। उसके बाद ऑर्डर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट जो है जो भी गवर्नर के नाम पर होते हैं वो ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। मतलब ऑथेंटिकेट अगर कर लेते हैं गवर्नर कि गवर्नर ने यहाँ पर कोई चीज़ बोली है, और अगर वो ऑथेंटिकेट हो गई है कि ये चीज़ गवर्नर ने बोली है, जो ये रूल है ये गवर्नर की तरफ से आया है, तो फिर उसके बाद वो जो रूल है उसकी जो ऑर्डर रहेगी या वैलिडिटी रहेगी वो कहीं भी क्वेश्चन नहीं की जाएगी कि ये गवर्नर के द्वारा लाई गई है या नहीं लाई गई है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबको बोलो यूपीएससी क्लियर करनी है तो मयूर की वीडियोस देखिए। तो ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर वीडियोस जो है वो देखे। तो यहाँ पर जो गवर्नर है उन्होंने यहाँ पर ऑथेंटिसिटी दे दी है कि यो मतलब हाँ ठीक है, ये रूल जो है वो निकल गया है कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करनी है तो वीडियोस देखने पड़ेंगे। खैर है, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मिल गया है, मतलब यहाँ पर गवर्नर की तरफ से ये रूल जो है वो निकल गया है। अब यहाँ पर निकल गया है तो ये जो रूल है अब ये कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, या फिर इसकी वैलिडिटी जो है ये क्वेश्चन नहीं की जाएगी कि गवर्नर लाया है या नहीं लाया है। अब ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया, यहाँ पर लिटरली मत लीजिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम आर्टिकल 78, जो भी ड्यूटीज़ है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर चाहिए, जो भी ड्यूटीज़ है चीफ मिनिस्टर की, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गवर्नर। अब यहाँ पर जितने भी उनके डिसीजंस रहने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो कम्युनिकेट करेंगे। किससे कम्युनिकेट करेंगे? तो गवर्नर को कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो किसके नाम पर लिए जाते हैं? गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं। फर्निश करेंगे इन्फॉर्मेशन, जो भी गवर्नर जो है वो मांगेंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पर उन्हें फर्निश करना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद एडवाइस करेंगे गवर्नर को ऑन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। अब कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है? तो काफ़ी ऐसी अपॉइंटमेंट्स होती है जो गवर्नर करते हैं, जैसे कि एक आधा अगर आपको बताना है तो एडवोकेट जनरल। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है जो गवर्नर करते हैं, तो उन्हें एडवाइस करेंगे कि किसे अपॉइंट करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम एज़ पर आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर राइट्स क्या क्या है मिनिस्टर्स के पास? तो यहाँ पर मिनिस्टर जो है उनके पास ये राइट है कि वो बोल सकते हैं और पार्ट भी ले सकते हैं प्रोसीडिंग में किसी भी हाउस के। अब जहाँ पर देखिए
सिर्फ 8 स्टेट ऐसे हैं, 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब वो कौन से स्टेट्स हैं, तो उसे याद रखने की एक ट्रिक है, तू बी मजा कर, TUBMJA मजा कर, KAR। तो यहाँ पर T मतलब तेलंगाना, U मतलब उत्तर प्रदेश, ये हो गया तू, B मतलब बिहार, मजा MJA मतलब महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, KAR मतलब कर्नाटका। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके भी जो वीडियो है मैंने सेपरेटली बनाया हुआ है, ट्रिक्स टू रिमेंबर, जो भी यूपीएससी के जो भी मोस्टली जो भी चीज़ें होती है हार्ड डिफिकल्ट जाता है याद रखने के लिए, उसके लिए ट्रिक्स मैंने बनाई है, उसका सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो वो भी आप देख सकते हो। और साथ ही में अभी रिसेंटली मैंने मार्क बूस्टर, प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर सीरीज शुरू की है, तो उसमें भी आप प्रीलिम्स मार्क बूस्टर वो देख सकते हो, जिसमें कि आपका प्रीलिम्स स्कोर जो है वो काफ़ी लेवल तक बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हर एक मिनिस्टर जो है वो किसी भी मतलब जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों हाउसेस में पार्ट ले सकता है, दोनों हाउसेस में बोल सकता है, लेकिन वहाँ वो वोट नहीं कर सकता है, या किसी भी कमेटी का जो मेंबर है वहाँ वो पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है कोई भी मिनिस्टर। एवरी मिनिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एवरी मिनिस्टर। मतलब क्या है कि जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ भी जो मिनिस्टर रहेंगे, अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं तो यहाँ भी चल सकते हैं, वो इधर चला मैं, और वो दूसरी जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जा सकते हैं, उधर चला, तो गाना गा सकते हैं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो इस तरीके से वो किसी भी हाउस में बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, कैनॉट वोट। उसी के साथ साथ यहाँ पर आता है नेचर ऑफ एडवाइस। अब आर्टिकल 163 जो है वो प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एन एडवाइस टू द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस एक्सेप्ट डिस्क्रिशनरी वन। अब ये जो चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये हम गवर्नर चैप्टर से लेकर तो अभी तक के कम से कम 10 से 12 बार हम सुन चुके होंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद वो एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को, एक्सेप्ट कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर की होती है वहाँ उन्हें कोई एड एंड एडवाइस नहीं कर सकता है, वहाँ अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं गवर्नर। अब डिस्क्रिशनरी पावर में कौन सी चीज़ आती है वो कौन डिसाइड करने वाला है, तो खुद गवर्नर डिसाइड करेंगे। ये चीज़ मैंने बहुत बार बोल दी है आपको। नेचर जो एडवाइस होती है टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। ये हमने पहले ही स्लाइड में देखा है कि जो भी चीज़ें, जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है गवर्नर को, वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में इंक्वायर्ड नहीं की जाएगी। अब 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हमेशा एग्जिस्ट रहना चाहिए एडवाइस करने के लिए गवर्नर को। मतलब क्या है कि अगर डिज़ोल्व भी हो जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो भी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आने तक वहाँ पर जो गवर्नर है वो पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस जो है वो लेते रहेंगे। और 74 में कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था, एक्सेप्ट इन द स्पीयर वेयर द गवर्नर इज टू एक्ट इन डिस्क्रिशन, गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब जहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर मिला हुआ है गवर्नर को, वो केसेस छोड़ के बाकी जो भी केसेस रहेगी उसमें एड एंड एडवाइस के हिसाब से गवर्नर को काम करना पड़ेगा। अब सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नर, लेकिन एक्चुअल में वो सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नर नहीं तो सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसा बताएगी उसी तरीके से गवर्नर को काम करना पड़ेगा। ये सेम देखिए आप, सेम सेंटेंसेस है, लेकिन जहाँ गवर्नर थे वहाँ प्रेसिडेंट थे, जो हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब हमने देखा था, और जहाँ चीफ मिनिस्टर है वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ के। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस तरीके से अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेंगे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को, और बाकी भी जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी। अब हमने लास्ट वीडियो चीफ मिनिस्टर का देखा था, उसमें हमने डिटेल में सब कुछ चीफ मिनिस्टर के बारे में देखा था। अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को तो गवर्नर ने अपॉइंट कर लिया, किस तरीके से किया वो हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। अब बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी यहाँ पर गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेंगे। अब बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो उन्हें अपॉइंट करने की एडवाइस कौन देगा, तो चीफ मिनिस्टर बताएंगे किस किस को यहाँ पर मिनिस्टर अपॉइंट करना है। और यहाँ पर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी रहना चाहिए छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ओरिजिनली ये जो प्रोविज़न है वो बिहार में भी अप्लीकेबल था, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, लेकिन 94th अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2006 का, उसमें से बिहार को जो है इससे बाहर निकाल दिया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम ओथ पर। तो ओथ जो है टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आपको ट्रू फेथ और एलिजेंस दिखाना पड़ेगा, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना पड़ेगा, फेथफुली डिस्चार्ज करना पड़ेगा आपकी ड्यूटीज़, और जो भी चीज़ें हैं आपको बिना डरे यहाँ पर जो सही चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो ओथ है अब तो आपको याद भी हो गया होगा, इतनी बार हमने इतनी सारे लोगों की जो ओथ है वो पढ़ी है, लेकिन फिर भी एक प्रीलिम्स मार्क बूस्टर जो है वो प्लेलिस्ट में
मैं सेपरेट ओथ का लेके आ जाऊंगा, जिससे कि डिस्टिंग्विश हो जाएगा हमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी ओथ में क्या डिफरेंसेस है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको अगर प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसी के साथ ओथ ऑफ सिक्रेसी होती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्राइम मिनिस्टर की इसमें भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ ऑफ सिक्रेसी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी यहाँ पर ओथ ऑफ सिक्रेसी लेनी पड़ती है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें सिक्रेसी मेंटेन करना पड़ रहा था, तो ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जहाँ पर आपको सिक्रेसी मेंटेन करनी होती है, तो वहाँ पर उसके लिए ओथ ऑफ सिक्रेसी होती है कि हम जो हमारी गुप्त चीज़ें हैं, जो भी हमारी जो बतानी नहीं चाहिए लोगों को, उस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, वो गुप्त रखेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। वहाँ साथ में स्विम करते हैं, साथ में सिंग करते हैं, और साथ ही में यहाँ पर काम करते हैं। अगर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन होना पड़ता है। ये सारी क्या हो गई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जहाँ पर आपको इंडिविजुअली काम करना पड़ता है, किस तरीके से आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो। अगर वहाँ पर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो आपको, अगर चीफ मिनिस्टर ने रेसिग्नेशन देने के लिए बोला है तो आपको रेसिग्नेशन देना पड़ेगा, या चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोल सकते हैं कि आप इन्हें निकाल दीजिए करके। तो इस तरीके से काफ़ी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी देखा था कि जिस तरीके से ब्रिटेन होता है, वहाँ पर ऐसा रीति रिवाज चलता है कि जो किंग है, मतलब जो किंग है, वो क्राउन है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। इसलिए वहाँ पर काउंटर साइन का एक ये होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अगर यहाँ पर जो क्राउन है उन्होंने साइन कर भी दी और वो चीज़ अगर गलत निकली, तो यहाँ पर काउंटर साइन जिसकी रहेगी, जो मिनिस्टर की रहेगी, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काउंटर साइन वाउंटर साइन मारना नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये हो गया नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर आता है कैबिनेट। अब कैबिनेट जो है वो न्यूक्लियस होता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो कैबिनेट की तरफ से लिया जाता है। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, चीफ क्राइस मैनेजर होते हैं, ऑल लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर जो है ये लोग देखते हैं, कंट्रोल ओवर हाईएस्ट अपॉइंटमेंट्स, जो भी हायर अपॉइंटमेंट्स रहेगी वो ये लोग देखेंगे। मतलब कैबिनेट मतलब ऐसा है कि पूरा जो स्टेट चलाना है, मतलब जो स्टेट का हम देखेंगे स्टेट कैबिनेट, तो इसमें पूरा जो स्टेट चलाना है वो यही लोग चलाते हैं मिलकर। उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट कमिटीज़ आती है, उसमें स्टैंडिंग और एडहॉक आती है। स्टैंडिंग मतलब कौन सी होती है, तो हमने सेपरेट सेंटर के लिए भी हमने स्टैंडिंग और एडहॉक कमिटीज़ देखी थी। कैबिनेट कमिटी स्टैंडिंग मतलब होती है कि जो परमानेंट है, एडहॉक मतलब होती है जो टेम्प्ररी है। उसी के साथ साथ वो सेटअप की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा अकॉर्डिंग टू दी एग्जिजेंसी ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट। जो भी जिस तरीके से रिक्वायरमेंट रहेगी कि ये हम कमेटी की अभी ज़रूरत है, ये मैटर जो है काफ़ी आ रहा है हमारे पास, ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो इसके लिए हम कोई कमेटी सेटअप करते हैं। तो इसलिए कंपोजिशन, नॉमेनक्लेचर और नंबर जो है वो हमेशा वेरी होता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। They not only sort out, issue and formulate proposals for the consideration of the cabinet, but also take decisions। वो डिसीजन भी यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो कमेटी के पास ही देना पड़ेगा, सब कुछ जो है कैबिनेट के पास ही देना पड़ेगा कि इस तरीके से हमको काम करना है। वो डिसीजन, खुद के डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने सेंटर के लिए जब देखा था, तब हमने देखा था कि अगर किसी रोड पर खड्डा आ गया है तो खड्डे को किस तरीके से आपको बुझाना है, उसका डिसीजन भी यहाँ पर जो कैबिनेट कमेटी है वो ले सकती है कि हमें यहाँ पर जब बरसात आ जाएगी तो अपने आप पानी से वो बुझ जाएगा, या फिर हमें वहाँ पर डांबर जो है वो मिक्स करना है। तो इस तरीके से वो खुद अपने डिसीजंस भी है वो ले सकते हैं। लेकिन कैबिनेट जो है वो रिव्यू भी कर सकते हैं उनके डिसीजन। मतलब पहली बार अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि यार अगले महीने से बरसाती आने वाली है, तो ये जो खड्डे हैं ये रहने तो पानी से ही भर जाएंगे, पानी से ही उनका जो बुझ जाएंगे वो, तो हम कोई डांबर वांबर नहीं डालते। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि यार लोग जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं, तो इससे लोगों को ये थोड़ा होना चाहिए, सिंपैथी आनी चाहिए कि ये कुछ काम कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम ये रिवाइव कर देते हैं और हम इसे डांबर से भर देते हैं। तो इस तरीके से अपना जो डिसीजन है वो रिवाइव भी कर सकते हैं और कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं, और उसके साथ वो देख सकते हैं कि हमने डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है, उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है वो ख़त्म होता है। अब बहुत सारी चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया है, तो फिर से वही चीज़ रिपीट करना, फिर से वही चीज़ हम कवर करना, तो इसमें कोई मतलब नहीं आता है। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो स्टेट है, अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो मेरे को डीप में आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट कि पैरेलली चलता है वो, लेकिन थोड़े कुछ डिफरेंसेस हैं वहाँ पर। तो वो डिफरेंसेस हम कंपेरेटिवली पढ़ेंगे और वो थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे।
लेकिन जो स्टेट के जो भी, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो पूरा रेप्लिका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूरी रेप्लिका है जो सेंटर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे जो सेंटर है उसके वीडियोस देखे हैं, तब वो जो डीप में मैंने समझाया है तो वो अगर आपको अच्छे से समझ गया है तो ये आपको ज़्यादा वक्त इसमें बिताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।